गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार प्रणाम करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो हम लोगों ने पिछली बार का जो हमारा विषय था, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, वाङ्मय नंबर 13 से विषय था प्राणमय कोश की साधना। तो प्राण के बारे में हमने खूब इसमें गहन रूप से चर्चा करी। प्राण क्या है, प्राण की उपलब्धियां क्या है, प्राण को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसमें जो जो सबसे प्रारंभिक और सर्वसुलभ माध्यम है वो प्राणायाम की क्रिया ही प्राणमय कोश में सबसे प्रधान मानी जाती है। बाकी क्रियाएं भी हैं, बाकी यौगिक क्रियाएं भी हैं। प्राण तो सभी यौगिक क्रियाओं से मिलता है, लेकिन प्राणायाम उसमें प्रधान मानी जाती है। इसमें बंध भी है, मुद्रा भी है, और आगे आगे हम लोग चलें तो ध्यान में भी व्यक्ति प्राण अपने अंदर खींचता है। लेकिन प्राणायाम को प्रधान रूप से प्राणमय कोश की साधना के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका नाम ही प्राणायाम है। आयाम मतलब विस्तार देना। हम अपने जो ये भौतिक जगत है उसका विस्तार देखना हो तो तीन आयामों को देखते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीन आयामों को देखते हैं। विज्ञान तीन आयामों के बारे में जानता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि चौथा आयाम जो है ये समय का भी चौथा आयाम होता है। समय के सापेक्ष में भी वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये पंच आयामी सत्ता है। चेतना के पांच आयाम हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। पंच आयामी सत्ता है। तो प्राण का विस्तार करना ही प्राणायाम है। खास रूप से इसमें यही प्रयास किया जाता है कि प्राण को कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए सही तरीके से प्राणायाम को जान लेना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने पिछले कक्षा में जो चर्चा की थी, इसी चैप्टर में प्राणमय कोश की साधना, तो प्राणमय कोश की साधना वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो चर्चा की थी, इसमें यह चर्चा की थी कि प्राणायाम में हम लोग जब श्वास खींचते हैं तो प्राण की भावना करते हुए श्वास को खींचा जाता है कि प्राण हमारे अंदर श्वास के साथ घुला हुआ जा रहा है। क्योंकि प्राण और वायु को इतना प्राण और वायु इतनी घुली मिली हैं आपस में कि वायु को ही लोग प्राण बोल देते हैं, ऑक्सीजन को ही प्राण बोल देते हैं। हमारे योग शास्त्र में सूर्य चक्र का वर्णन है। हम लोगों ने पिछली बार सूर्य चक्र की चर्चा की थी। तो सूर्य चक्र हमारा ये पसलियों के, ये जॉइंट के नीचे, हृदय की दुखदुकी के पीछे यहाँ पे बताया जाता है। जब हम लोग लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, और फेफड़े फूल फूल कर उस परिधि को स्पर्श करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सूर्य चक्र कोई वैसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सूक्ष्म बना हुआ है, फिर भी कहता है कि उसकी परिधि को स्पर्श करता है।
जब परिधि को स्पर्श करता तो बार बार स्पर्श होने से, बार बार स्पर्श होने से उसमें एक उत्तेजना पैदा होती है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो है ये आ, इसको जो काम सेवन वाले अंग हैं, उनको स्पर्श किया जाए, उनमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, उसी प्रकार से सूर्य चक्र में उत्तेजना पैदा होती है। और यह उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती। ये उत्तेजना किसी न किसी रूप में शरीर के विविध विविध क्रियाकलापों को चलाती है। तो ये सूर्य चक्र धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से जागृत होने लगता है। और जब प्राणायाम का अभ्यास बढ़ जाता है तो एक चमकीला सा, आंख बंद करके एक चमकीला सा बिंदु इस सूर्य चक्र के पास में वहां पर दिखाई देता है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी इसमें। अब इसमें आगे की चर्चा में ये कहा गया है कि प्राणायाम की सबसे पहली शिक्षा जो है, अब क्योंकि प्राणायाम के विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उस वाङ्मय का पेज खोल लेता हूँ जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस चैप्टर को दिया हुआ है, ताकि हम लोग इसको ये देखते जाएं, कहीं कोई हमारा इसमें छूटे ना। ये तो हम लोग ये देखें कि ये वाली बात हम लोग चर्चा कर चुके थे कि प्राणायाम में हम लोग सांस खींचते हैं, उसे अंदर रोकते हैं, और सांस खींचने, अंदर रोक के रखने और बाहर निकालने की विशेष क्रिया पद्धति है। सामान्य रूप से भी हम लोग सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी करते हैं, लेकिन उसमें प्राण अंदर जाता है और अंदर टिकता नहीं है, बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राणायाम की प्रक्रिया में हम लोग सांस को अंदर रोके, प्राण को अपने अंदर धारण करके उसे रोम रोम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम की क्रिया में एक विशेष इसमें ये है, प्रक्रिया है। अब इसमें आगे गुरुदेव ये बताते हैं कि प्राणायाम का जो पहला नियम है, जो प्राणायाम का पहला नियम है कि हमें सबसे पहले पूरी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात इसमें गुरुदेव ने कही है यहाँ पर, कि अगर हम लोग उथली सांस लेते हैं तो उथली सांस लेने से जो फेफड़े के जो कोष्ठ होते हैं, जो एल्वोलाइज होती हैं फेफड़े में, जिनमें रक्त भरा रहता है, रक्त आता है और एल्वोलाइज में भर जाता है, और वहां से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके वो रक्त शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त जो है वो पूरे फिर इसमें जाता है वो पूरे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और अगर हम लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, उथली सांस लेते हैं, तो उस समय जो पूरी की पूरी एल्वोलाइज होती है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जैसे वायु मंदिर गुरुदेव ने बोला है। तो पूरे के पूरे वायु मंदिरों की सफाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि एक घर में 10 कमरे हैं और 4 कमरों में झाड़ू लग रहा है, 6 बंद पड़े रहते हैं। तो 4 कमरों में अगर झाड़ू लग रहा है और 6 बंद पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे बंद पड़े कमरों में क्या होगा, वहां पर मकड़ी अपना जाला लगा लेगी, वहां पर अन्य कीट, छिपकलियां, बिच्छू, सांप इत्यादि पैदा हो जाएंगे। धीरे धीरे वहां पर दीमक इत्यादि पैदा हो जाएगी, और वो वहां के वहां के जो कमरों को नष्ट करना चालू कर देगी। इसी तरीके से सामान्य तौर पे हम लोग जो उथली सांस लेते हैं, मुश्किल से 40 या 50% ही हमारी एल्वोलाइज में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो उससे क्या होगा, उससे जो बाकी जो एल्वोलाइज रह जाते हैं, बाकी वायु मंदिर रह जाते हैं, उनमें अशुद्धता जमा होने लगती है। और फिर उस जो अशुद्धि के कारण वहां पे तरह तरह के बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। जब वो बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्षय, खांसी, जुकाम, उर्क्षत, कफ, दमा आदि के रोग कीट जड़ जमा लेते हैं।
और निर्बाध गति से पलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई वहां पर उनकी गति में कोई बाधा नहीं है, उनकी वृद्धि में कोई बाधा नहीं। क्यों? क्यों वहां तो ना तो कभी जो है ऑक्सीजन पहुंच रही है, ना कभी उसकी सफाई हो रही है, बस वो अपने सालों साल से वहां पर जड़ जमा के बैठे हुए हैं। और वहीं उनका जो है ये अपना ये जर्मिनेशन करते रहते हैं। और धीरे धीरे पलते पलते वो इस तरीके से आते हैं कि वहां पर स्थायी आधिपत्य अपना स्थापित कर लेते हैं। और स्थायी आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं कि फिर उनका बाहर निकालना असंभव हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात गुरुदेव ने यहाँ पे कह दी है कि उनका बाहर निकलना कठिन हो जाता है, केवल छोटी सी गलती से हमारी कि हम उथली सांस ले रहे हैं। तो इसमें प्राणायाम विज्ञान का पहला, देखिए पहला, हम लोग कहते थे हमने प्राणायाम शुरू कर दिया, लेकिन अब मान लीजिए 2 4 5 10 मिनट सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, वो करने के बाद दिन भर तो पूरी सफाई कर नहीं रहे, उथली सांस ले रहे हैं, तो उतने से क्या हो जाएगा? उतने से बात बनने वाली नहीं है। सबसे पहले प्राणायाम विज्ञान का सबसे प्रारंभिक पाठ है, हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे पूरे फेफड़े भरें। और झटके से नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल धीरे 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 रिदम से सांस लेनी चाहिए, और उसको रिदम से छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब पूरा फेफड़े फाड़ डालेंगे एकदम, धीरे धीरे उसका हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फेफड़ों को फुलाने की। और जिन्हें एस्थेमा वगैरह के पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट वगैरह हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के उससे प्रैक्टिस से अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे जो है, जो हमारी ऑक्सीजन जाएगी, कम से कम 30 से 40% तक ऑक्सीजन हम अतिरिक्त मात्रा में ले पाएंगे, यानी इतनी सफाई और अधिक होने लगेगी। जब इतनी सफाई और अधिक होने लगेगी तो हमारी इतनी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, इतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसमें यह भी कहा है गुरुदेव ने कि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। लोग जो गहरी सांस नहीं लेते हैं वो मंदाग्नि के शिकार हो जाते हैं, उनका पाचन तंत्र गड़बड़ाने लगता है, उनको ठंड अधिक लगती है। उनका जो है, जो यहाँ पर होते हैं ये समान और कृकल प्राण जो कमजोर पड़ने लगते हैं उनके। तो इसलिए गहरी सांस जो है ये लेनी चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं है कि उससे प्राण की दृष्टि से, हम लोग भौतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अगर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर उसको देखें, तो गहरी सांस लेना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम की सफलता निर्भर करती है कि सबसे पहले हम लोग गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस डालें। शुरू में लगता है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस डालने में, क्योंकि भूल जाते हैं। 2 4 6 गहरी सांस लें, फिर हम लोग भूल गए, फिर 2 4 6 गहरी सांस लें, फिर भूल गए। जब भी याद आए, या फिर टाइमर लगा लें, अलार्म लगा लें कोई, कि जैसे ही हम भूलें तुरंत हमें याद आ जाए। तो अलार्म या टाइमर लगा के हम लोग इसको लंबी गहरी सांस लेते हैं, जैसे ही याद आए लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए, छोड़ना शुरू कर दीजिए, फिर लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें, फिर छोड़ना शुरू करें। तो ऐसे करके हमें ये इसको ये लेना चाहिए। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया लिखा है, पूरी सांस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौड़ाई बढ़ती है, फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है, हृदय की कमजोरी में सुधार होता है। देखिए कितने फायदे हो रहे हैं इससे, केवल लंबी गहरी सांस लेने। हृदय की कमजोरी में सुधार होता है, रक्त संचार की क्रिया में चैतन्यता आने लगती है। तो पाठकों को श्वास विज्ञान के इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक विचारना चाहिए, और अविलंब, बिना देर किए हुए, इसमें तो कुछ लगना नहीं है ना, कहीं जाना हमें कुछ करने के लिए, अविलंब बिल्कुल आज से ही, अभी से ही पूरी गहरी सांस लेने की आदत डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम लोग विश्वास माने कि हम लोगों को, जितने भी हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, हमें भी, हम अपना खुद भी बता रहे हैं, हम प्राणायाम तो करते थे, लेकिन गहरी लंबी सांस लेने की हमें आदत नहीं थी। कभी कभी सांस जो है छोटी होने लगती थी। तो फिर जो है, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा, जब स्वाध्याय में आया, तब से हम जो है अब हमेशा ये प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत कर जो है ये प्रैक्टिस हमारे इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आने लगी है। 8 10 दिन के अभ्यास से आपको सजगता आने लगेगी। पहले कभी हो सकता है 1 1 2 2 घंटे में, पहले पता लगे दिन में 4 4 बार ही याद आ रहा है, फिर जो है 1 1 घंटे के अंतराल पे आपको याद आने लगा,
फिर जो आधे आधे घंटे के अंतराल पे आपको याद आने लगा कि हमें गहरी लंबी सांस लेनी, जैसे याद आने लगे और धीरे धीरे ये एक अभ्यास में आने लगता है। फिर जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है, जैसे अचेतन में ये बात चली जाती कि लंबी गहरी सांस ही लेनी है, तो फिर ध्यान रहे चाहे ना रहे हम हमेशा लंबी गहरी सांस ही लेते रहेंगे। तो इसलिए कुछ दिन श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखने से, भूल को सुधारते रहने से ये आदत भली प्रकार पड़ जाती है। ये प्राणायाम की पहली शिक्षा है। अब प्राणायाम की दूसरी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि नाक से सांस लेना चाहिए। ये प्राणायाम की दूसरी शिक्षा है। गुरुदेव, मैं नहीं कह रहा, ये गुरुदेव ने कहा है, इसलिए मैंने पेज को खोल लिया इसको कि गुरुदेव ने जैसा कहा वैसे एज इट इज हम लोग चर्चा करें। यद्यपि मुंह से भी सांस ली जा सकती है, मुंह से भी सांस लेते हैं, पर उतनी उपयोगी नहीं होती, ये हम सब लोग जानते हैं। नाक में जो नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे बाल होते हैं, जहां पर जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहां पर जो उसमें धूल मिट्टी इत्यादि होता है, तो धूल मिट्टी इत्यादि जो है वहां पर उन छिद्रों, वहां पर जो बाल होते हैं नाक में छोटे छोटे, उनमें अटक जाता है। अटकने से कभी कभी हम लोग जब नाक की सफाई करते हैं तो बड़ा काला काला से निकलता है, मतलब इतना धूल धक्कड़ जो था वो नाक के बालों ने वहां पर जो है रोक लिया उसको। और रोक लिया इतना जो है हमारा, देखिए ये हो गया। और साथ में मतलब ये साथ में जो है इसमें जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो बाल से जो चीजें साफ नहीं होती हैं वो उस चिपचिपे पदार्थ में जाके अटक जाती हैं, वहां पर श्लेष्मा जो होती है श्लेष्मा में अटक जाती हैं, वहीं चिपक जाती हैं। तो इसका मतलब जितनी भी हमारे अंदर हवा जाती है पूरी की पूरी प्रॉपर फिल्टर होके जाती है। हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल में फिल्टर लगे होते हैं, और कभी सर्विस करवाने जाए तो फिल्टर को साफ किया जाता है, इतनी इतनी गंदगी उनमें फिल्टर्स में जमा हो जाती है। अगर वो डायरेक्ट हवा जाने देंगे तो इंजन फ्यूल जो है गंदा हो जाएगा, चोक हो जाएगा, वो एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाएगी। और हम लोग की एफिशिएंसी तो डाउन रहती है। बहुत कर हम लोग ये भी अभ्यास रहता है मुंह से सांस लेने का, बहुत लोग मुंह खोल के सोते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते, मुंह से सांस लेते हैं। अब ये कि इसमें कितनी बढ़िया बात बताइए कि एक बार जो है कहते एक जंगी जहाज पर जो है गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहानी बताई है कि वो जो है लोगों को लेके जा रहा था, बहुत बड़ा जहाज था, अचानक वहां पे एक चेचक का रोग फैल गया। तो चेचक का रोग फैल गया तो वहां पर जो है डॉक्टरों ने जांच की। जब डॉक्टरों ने वहां पर जांच की तो ये पाया कि जितने वहां पर जी मृतक लोग थे, मृतक लोगों की रिपोर्ट, जो लोग मर गए थे, कि वो लोग अधिकतर मुंह से सांस लिया करते थे। और जो स्वस्थ लोगों की जांच की तो उसमें उन्होंने पाया कि वो सब के सब नाक से सांस लेते थे। अब ये देखिए, केवल नाक से सांस लेना मात्र ही चेचक की भयंकर बीमारी से वो लोग बच गए। क्योंकि इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, क्योंकि यहाँ तो इम्यूनिटी चाहिए केवल, छूत का रोग है, जितनी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा उतना जो है। कभी टीबी के हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पर जो कार्यकर्ता रहते हैं, वहां पर जो टीबी के वहां पर वो देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे जो है पूरा बिना मास्क के, बिना विदाउट उसके जो है वो आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, डॉक्टर्स जो उसको घूमते हुए दिखाई देंगे उसको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो चुकी है, उनको कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाती है। तो जब हम लोग ये देखते हैं इसको तो इसमें जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों को नाक के द्वारा सांस लेने से इसमें बचाया जा सकता है। और दूसरा इसमें कहा है कि ये नाक की जो नली की लंबाई जो होती है बहुत लंबी होती है, ये बिल्कुल मस्तिष्क से अंदर से होते हुए पूरे फेफड़ों तक जाती है। तो जब नाक से हम सांस लेते हैं तो वायु, ठंडी वायु भी हो तो वो गर्म होती हुई अंदर जाती है, जब उसमें से गुजरती तो जाते जाते उस कैनाल से गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो गर्म होने से क्या होता है कि अधिक जो हमारी ये कम टेम्परेचर वाली ये होगी तो फेफड़े उससे बच जाते हैं, उस आघात से बच जाते हैं कि बिल्कुल एकदम ठंडी वायु नहीं मिलेगी। और जो मुंह की नली की जो वो होती है, लंबाई होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसमें वायु गर्म नहीं हो पाती है। तो इससे ये इसमें ये कहा गया है कि दोनों काम जो है, एक तो वायु का टेम्परेचर भी बदलता है और दूसरा इसको
तापमान को तो ये करता ही है, सही करता ही है। जो नाक के जो छिद्र हैं, ये तापमान को साफ करते हैं और साफ वायु को, संशोधित वायु को अंदर करके भेजते हैं। गुरुदेव यहाँ बताते हैं, मुंह में तो ये नासिका की तरह बाल नहीं होते हैं, तो मुंह में जितना भी गर्द गुबार होता है, सारा का सारा, और जो सर्दी गर्मी का जो है, ये पूरा का पूरा प्रकोप उसमें फेफड़ों पे जाता रहता है। इससे फेफड़ों का आघात लगता है और उनमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लोगों को सर्दी जुकाम, इसमें ये कहा गया है कि सर्दी जुकाम जो है लोगों को अधिकतर इसी वजह से होते हैं कि लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते। अब इसमें देखिए कहा गया, प्राणियों प्राणायाम के अभ्यासियों को योगियों की यह कड़ी ताकीद होती है कि वो सदा नाक से ही सांस लें, सदा। यदि नासिका भाग में कुछ रुकावट हो, जिसके कारण मुंह से सांस लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो नासिका रंध्रों की सफाई कर लेनी चाहिए। नासिका रंध्रों की सफाई कर लेनी चाहिए। तो इसको ये साफ करते रहना चाहिए। और जो है इसमें एक चीज गुरुदेव और आगे बताते हैं, फेफड़ों की मजबूती के लिए, ये सब प्राणायाम के अभ्यास है, स्थूल अभ्यास है। संगीत से फेफड़े मजबूत होते हैं। तो जिन्हें गायन में रुचि है, कहते हैं कि उनके छाती के रोग उन्हें कम होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर अत्यधिक गाना नहीं गा रहे या अनुचित अवस्था में नहीं गा रहे, उससे तो बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन साधारण संगीत की गणना फेफड़ों को मजबूत बनाने वाले अभ्यासों में ही की गई है। तो इसलिए जो है, जो लोग संगीत के भी अभ्यासी होते हैं, जिन्हें शौक होता है, उसे कंठ, हृदय, पसली, अमाशय, आंत, यकृत, देखिए कितना बढ़िया गुरुदेव ने कहा है कि कंठ, हृदय, पसली, अमाशय, आंत, यकृत, पूरे के पूरे ये इंटरनल जो मेन मेन ऑर्गन होते हैं आदि सभी का, धड़ के अंतर्गत रहने वाले, इनका सबका अच्छा व्यायाम होता है, हो जाता मतलब अच्छा हम्म। व्यायाम हो जाता है, बढ़िया व्यायाम हो जाता है इनका। यदि अच्छे बाजे के साथ ध्वनि पूर्वक गाया बजाया जाए, तो एक प्रकार की विद्युत तरंगें उत्पन्न होकर स्नायुओं तंतुओं को तरंगित करती हैं, जिससे श्वास संचालन क्रिया में विशेष रूप से सहायता मिलती है। तो ये जो ये पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उससे हमारी ये श्वास संचालन की क्रिया ये बढ़िया बनती है। मंद एवं शिथिल गति से कार्य करने वाले अंगों में गतिशीलता का आविर्भाव होता है। अब यहाँ पे बताते हैं, जिन्हें गाने बजाने का शौक है, उन्हें क्या करना चाहिए। भोजन के पश्चात कम से कम 2-3 घंटे बचाकर सुविधा अनुसार अभ्यास करना चाहिए। 2 से 3 घंटे बचाकर, गुरुदेव कह रहे हैं। जो बजा ना सकते हो उन्हें केवल गाना ही चाहिए। सुविधा अनुसार यदि वाद्य गायन सुनने का अवसर मिले, तो उसमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि संगीत से उत्पन्न होने वाली लहरें सुनने वालों को भी प्रभावित करती हैं। प्रातः सायं गायन, वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन करने की धार्मिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। देखिए कितना, जो सुबह शाम लोग मंदिरों में और वहाँ भजन किया करते थे, कितना गहरा संबंध था। संकीर्तन में सम्मिलित होने वालों के गले फेफड़े का व्यायाम हो जाता है। जोर से धार्मिक भजन गाने वालों या शंख बजाने वालों से फेफड़ों का व्यायाम होता है, और बहुत अंशों में प्राणायाम का लाभ भी मिलता है। तो ये भी प्राणायाम का तरीका गुरुदेव ने इसमें बता दिया कि वो प्राणायाम तो है प्राणाकर्षण का, लेकिन इससे भी प्राणायाम होता है। तो इसके बाद हम लोग प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम ही इसमें किस तरीके से करना चाहिए, ये बताया गया है। तो ठीक है, विषय इसको दो इसमें लिया गया था पार्ट में, तो ये दूसरा पार्ट था। तो इसका बस यहीं पे हम लोग ये समापन करते हैं। अब किन्हीं का कोई चर्चा हो, प्रश्न वगैरह हो, तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं जी। वैसे तो गुरुदेव जी ने। भैया, प्रणाम सभी। जी दी प्रणाम। तो ये क्या है कि किस पेज पे है इसमें? कौन सा पेज है? दीदी पेज पुराने मांग वांग्मय में है या नया वांग्मय है आपके पास? नहीं, वो मतलब पुराने होगा, पुराना होगा। अच्छा पुराना है तो ये चैप्टर 5.19 पेज पर है चैप्टर। जी। 5.18, हाँ 18, हाँ 5.18 चैप्टर पे ये है। तो इसको पुराना वाला, पुराना वाला या नया है? पुराना वाला वांग्मय। जी जी।
ये चैप्टर पाँच का दस। नाम है प्राणमय कोश की साधना। जी जी। में आप ये देखेंगे जो मैसेज हम डालते हैं ना, उसमें इसी चैप्टर से डालते हैं। तो जब भी प्रयास यही करते हैं कि कोई भी चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले उसका रोज उसका मैसेज डालते रहते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के उस चैप्टर की ये सारी आउटलाइनिंग हमें मालूम पड़ जाए। तो थोड़ा जी थोड़ा भैया, रोज ग्रुप में देखते हैं। डालते रहते हैं उसका। जी और उसका भैया। नीचे चैप्टर नाम भी दे देते हैं और पेज नंबर भी देते रहते हैं रोज। जी। अभी हेमलता दीदी देखिए कितना बढ़िया जो है, रोज प्राणायाम के बाद में उसको उसको जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कितना बढ़िया, थोड़ा थोड़ा भोजन हमें रोज मिलता रहता है। जी। इकट्ठा भोजन खा लिया जाए और थोड़ा थोड़ा खाया जाए, उसका कितना बढ़िया प्रभाव रहता है जी। जी भैया, प्रणाम, बहुत सुंदर। ध्यान दो। ये आज समझ में आ गया, जो कहें उथल पथल उथल प्राणायाम। हाँ बहुत सही। तो ये बहुत आवश्यक है, लंबी गहरी सांस लेना बहुत आवश्यक है। ये वही है भैया, जो भूल जाते हैं ना। याद तो रहती, जब याद रहती तो लेते हैं, लेकिन बीच बीच में भूल जाता है ना। ये स्वाद तो सभी को, है, बिल्कुल। सभी के लिए बहुत अच्छा है और बताने योग्य है सभी को। बिल्कुल। देखिए स्वाध्याय से यही फायदा होता है। जी स्वाध्याय से भैया। हमारा किसी विषय, नहीं तो सब लोग जानते हैं कि लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, है ना, सुनते भी हैं, हम्म। लेकिन नहीं। स्वाध्याय से हमारी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है और तीव्र इच्छा हमारी विकसित हो जाती है, तीव्र इच्छा। और जी। गुरुदेव कहते हैं तीव्र इच्छा ही इसकी सफलता की जननी है। अब जब तीव्र इच्छा होती है अंदर किसी भी चीज की, हम लोग कभी रात में सोते हैं ना, तो कोई तीव्र इच्छा हो किसी की, सुबह ट्रेन पकड़नी हो या वैसा हो, तो बार बार रात में नींद खुलती रहती है। सुबह एग्जाम हो तो बार बार रात में नींद खुलती रहेगी कि कहीं जी। महत्वपूर्ण ना छूट जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा जो है चैतन्य बनाता रहता है, अचेतन मन जो है हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में वो सजग करता रहता है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग तीव्र इच्छा हो जाएगी हमारी कि हमें करना ही करना है, तो हमें फिर सबकॉन्शियस माइंड ये कोई हम लोग अचेतन मन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अचेतन मन जो है बिल्कुल एक देवता है। जो अभी हमें लगता है ना अचेतन मन से हमें बड़ा, जो कुसंस्कार के कारण हमें बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये देवता से कम नहीं है। हम लोग इस तरीके की परिष्कृत करके इसकी इस तरीके की स्थिति आ जाती है कि आप कोई भी काम रात में कह के अचेतन मन को सो जाइए कि समस्या का समाधान हमें सुबह चाहिए, सुबह उठते उठते उसका समाधान मिल जाएगा, अचेतन खोज डालेगा पूरा का पूरा। कोई काम जो नहीं हो रहा है तो अचेतन जो है वहां पर चेतना की गहराइयों में जाकर, इस ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर जो है खोज के ला देता है। वो एक एक बहुत बड़ा देवता है। ऐसा नहीं है कि अचेतन केवल गड़बड़ी पैदा करता है, अगर अचेतन को मित्र बनाकर उसको ये बना लिया जाए, तो ये, तो अगर हम ये लंबी गहरी श्वास की भी बात अगर जो है तीव्र इच्छा से हम अचेतन में डाल देंगे, तो फिर हमें ये याद दिलाता रहेगा। जी भैया। और जी इसको भैया, आप लोग को पाने तो बहुत अच्छा मिल गया। मतलब हर चीज की जानकारी घर बैठे बैठे ही ले ले रहे हैं। बिल्कुल दीदी, ये गुरुदेव ने लिख ही दिया है इतना, सब बना के रख दिया, केवल खाना मात्र है। अब खा भी ना पाए तो फिर ये हमारी कमी है। जैसे पढ़ने के तो भैया, सब पढ़ने के तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं हो पाता है ना। तो जब आप लोग करते हैं तो इसमें अब समझ में आ जाता है। बुक जी। तो सबके पास है, लेकिन इसका खाने का तरीका नहीं था ना। अब तो जी। धीरे धीरे हो गया है। हाँ क्लास करते करते बहुत कुछ हो गया है। जी। बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी, तो वही स्वाध्याय से यही फायदा होता है दीदी, है ना। मीना दीदी, दी प्रणाम। जी भैया, प्रणाम, सभी को प्रणाम। और इसमें अभ्यास में एक अनुभव से ये कर सकते हैं कि पहले एकदम लंबी सांस खींची नहीं जाती है, तो पहले सांस खाली करने का प्रयास यदि करेंगे ना, पहले अभ्यास करें सांस को पूरा खाली करने का। तो जितना हम खाली होते हैं उसके बाद जब हम सांस खींचते हैं यानी प्राणों को खींचेंगे, तो वो हमारी इनहेलिंग पावर बढ़ जाती है। ये मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि जैसे भैया ने बताया कि हम सब चाहे साधना भी करें, लेकिन हमें लंबी गहरी सांस लेने की आदत नहीं होती है। और आज से 2 ढाई साल पहले तृप्ति दी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप सांस खींच के बताइए। जब उसका अभ्यास किया तो लगा कि नहीं, लंबी सांस तो खींच ही नहीं पा रहे हैं। तो तब इसकी प्रैक्टिस की तो मैंने देखा कि पहले उसको जब करते करते, जैसे भैया ने बताया कि जब उसको अभ्यास में लेके आए, तो उसने इसने ज्यादा फायदा किया कि पहले पूरा खाली कर लें। तो क्योंकि जितना खाली होगा तो उतना स्पेस बनता जाएगा, और हम जब इनहेल करेंगे तो लंबी सांस खींच पाएंगे। प्रारंभ में तो लंबी खींची नहीं जाती है क्योंकि अभ्यास में नहीं है। तो ये भैया ने बहुत ही सुंदर बताया, और इसके बहुत
अच्छा, एक चीज और भी समझ आ रही है कि कहते हैं कि पढ़ लिखा तो हुआ है, लेकिन जब वो हम उसको खुद भी करते हैं और एक अनुभव आता है, तो उस अनुभव के बाद धीरे धीरे आपका जो बताने का उसमें मतलब वो सुलझा देता है, जैसे दीदी कह रही है ना, तो उस समस्या पूरी सुलझ जाती है और ठीक से समझ भी आता है। तो हम सब इसको करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी जी दीदी, दीदी, हम आपको बहुत बहुत बहुत, धन्यवाद। हाँ जी मीना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जनरली जो हमारा अभ्यास होता है, हम ऐसा नहीं कि लंबी गहरी सांस लेते नहीं है, लंबी गहरी सांस छोड़ते भी नहीं है। ये दोनों के लिए ही बात कही गई है, लंबी गहरी सांस। और ये बिल्कुल ठीक कहा हमने, आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, कि लंबी गहरी सांस लेने से पूर्व लंबी गहरी सांस को छोड़कर फेफड़ों को पिचका देना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्राणायाम में भी बोलते हैं ना कि बिल्कुल गहरी सांस छोड़ दें, फेफड़ों को पिचका दें, है ना, फिर लंबी गहरी सांस भरें। तो जब तक बैलून में पहले से हवा रहेगी तो उसमें ज्यादा हवा नहीं जा पाएगी। तो बैलून में से पूरी हवा को निकाल दिया जाए, फिर उसको फुलाया जाए तो उसमें काफी हवा चली जाएगी। तो इसलिए लंबी गहरी सांस छोड़ना भी आवश्यक है। जी प्रणाम भाई साहब, सबको जी प्रणाम। बहुत डॉक्टर साहब सुंदर प्रणाम। चर्चा चल रही है। जी। तो इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस भी अब इतनी सारी आ गई हैं, जो गुरुदेव इतने साल पहले लिख गए थे। तो उस पर अब सारी रिसर्चेस हो रही हैं, वो हो भी चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन हम लोगों को पता होनी चाहिए और हमें लोगों को बताना चाहिए इस ढंग से। तो जो नाक से सांस लेने की बात हो रही थी ना, ये गुरुदेव कई बार बता चुके, तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है बॉडी में, जो कि धमनियों को चौड़ा करता है। मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट में ठीक से नहीं है, तो वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो फिर तो वो शरीर का वो अंग काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ा इसका विस्तार है, अभी हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो वो प्रोड्यूस होती है नाक से सांस लेने से, 7 मिनट तक होती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, तो ये एक पता चला है। दूसरा, मंत्रों से, ओम चैंटिंग, जितने भी हमारे मंत्र हैं ना, उन सब में भी यही रिजल्ट आए हैं। तो डॉक्टर श्वेता है न्यूरोलॉजिस्ट और बहुत ज्यादा डिग्री वाली, उन्होंने इसका, गुरुदेव ने उनको यही काम दिया हुआ है। वो ये इस पर भी रिसर्च कर रही हैं कि प्राणायाम का ब्रेन पर क्या क्या इफेक्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट है, वो सबके ब्रेन खोल, जितने भी ये प्राणायाम करने वाले होते हैं और जितने भी अपने साधक होते हैं, मंत्र चैंटिंग हर एक मंत्र का वो कर रही है। भ्रामरी पर उन्होंने किया कि क्या क्या ब्रेन में एकदम कैसे चेंजेस होते हैं, और सब तो है ही जो। दूसरा, तो इसलिए नाक से सांस लेना बहुत जरूरी है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जो कि अब विदेशी लोग अब इस बात को समझ गए हैं। वो ओम का उच्चारण करते रहते हैं और दुनिया भर के मंत्र सीख रहे हैं। और उनको तो, जिनको नहीं पता, वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैप्सूल खाने पड़ते हैं उन लोगों को, कि जिससे ब्लड सर्कुलेशन, धमनियां चौड़ी होके और वो सब जगह सही से खून का दौरा होता रहे, और हम इन सब चीजों से बचें, प्रॉब्लम से। अच्छा, दूसरा, संगीत से फेफड़े मजबूत होते हैं, गुरुदेव ने कहा है। तो इस पर भी बहुत सारी रिसर्च होती है, विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो उसके साथ में क्या होता है, संगीत से जो रागों का प्रभाव है ना, वो शरीर और मन और आत्मा तक भी होता है। वो तो बहुत ही एकदम दैवी जो है एक तरह से प्रैक्टिस है या गुण है, जो भी कहिए। तो अब डॉक्टर प्रणब पंड्या ने एक वो वीडियो भेजा था, संकीर्तन से कुंडली जागरण। ये देखा है मैंने, बहुत सारे जो ये इस्कॉन वाले कीर्तन करते रहते हैं, उन सब की जो है ये बहुत हेल्थ वगैरह बहुत सारी ठीक रहती है। शायद यही वजह होगी। तो म्यूजिक थेरेपी इसलिए बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर होती जा रही है, जिसमें गाना भी है और आपका ये व्यायाम भी है, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, सभी कुछ है। तो मन का उपचार भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे सनातन में पहले से थी, उनको फिर से हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, जैसे भी जिस भी ढंग से। तो इस पर इतने सब रिसर्चेस हो रही हैं, उन सबको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और जो लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं, हमें डॉक्टर साहब से मिलते रहते हैं। और इस विषय में हम लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, रेफरेंसेस मिलते रहते हैं जी। प्रणाम भैया। दी सभी को प्रणाम। प्रणाम। किशोरी दी प्रणाम। प्रणाम भैया।
श्वास लेना कहाँ पर नहीं चाहिए इसका भी ध्यान रखना है। जैसे हम लोग आदत में बना लिए हैं, लेकिन झाड़ू लगाने समय गहरी श्वास नहीं भरना है। जैसे सब्जी आप छोक रहे हो, दाल छोक रहे हो, तो उस समय गहरी श्वास लेने की आदत है, तो उस समय अंदर नहीं भरना है, वो और नुकसान करेगी। धूल है, धुआं है, बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक में है, तो आदत है गहरी श्वास लेने का, तो वो फिर हमें, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगा। जैसे हम कहीं वहां गए थे रामेश्वरम के रास्ते में, उधर पूरा मछली वगैरह बहुत टंगा रहता था साउथ में। तो जहां दुर्गंध हो, वहां आप बाह्य कुंभक लगा के और श्वास को रोकने की क्षमता को बढ़ी हुई है, तो आप पूरा वो पार हो जाएगा। फिर आप गहरी श्वास लो, या फिर गहरी श्वास पहले ही ले लो और रोक के अंदर रख लो, वहां पे श्वास लेना छोड़ना नहीं है। तो वो जब अंतः कुंभक में हम रोक पाएंगे, तभी हमारी आदत होगी, या बाह्य कुंभक में रोक पाएंगे। तो इसकी क्षमता को भी हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। और जैसे दीदी बोल रही थी, मीना दीदी भी, तो हम लोग जब बहुत लोग श्वास ले ही नहीं पाते हैं पूरा गहरा। जब बहनों को मैं सिखाती हूँ, तो थोड़ा सा जैसे सांस खींचे, फिर पूरा नहीं भर पाए तो रुक जाना है, उसको ना निकालना है, थोड़ा सा रुक जाना है और फिर खींचना है, जैसे बाबूजी ने बताया था। तो फिर रुक जाना है, फिर नहीं खींच पाए तो फिर और खींचना है। तो इस तरह से 3 बार में पूरा एकदम लंग्स भर जाता है। जैसे बैलून को फुलाते हैं, तो थोड़ा एक बार में नहीं फूंक मार पाए, तो उसी तरह श्वास भरने की भी क्रिया में है कि थोड़ा खींचे, रुके, फिर थोड़ा खींचे, फिर रुक जाए, फिर खींचे, पूरा एकदम लंग्स तब इसमें भर जाता है। तो ये बाबूजी को यहाँ आए थे तो हमने सीखा था। तो जी भैया यही बोलना था। प्रणाम भैया। जी जी बिल्कुल ठीक। तो ये तो हमें अपने विवेक के आधार पे हमेशा ये तय करते रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी वायु शरीर के लिए उपयोगी है, कौन सी कहाँ का वातावरण उपयोगी नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को ये देखते रहना चाहिए कि कितना क्या। तो वो तो एक नेचर का ही है कि जब भी धुआं धक्कड़ वगैरह या ये सब आता है तो व्यक्ति लंबी गहरी सांस ले ही नहीं पाता, खांसी उठ जाएगी उसको। ये तो नेचर ने ही इतना बढ़िया ये प्लान किया हुआ, धुआं में आप गहरी सांस लेंगे खांसी आने लगेगी। तो इसलिए ये तो अचेतन मस्तिष्क नहीं है। और फिर अपने विवेक के आधार पर भी हमें ये निर्णय लेते रहना चाहिए। बिल्कुल सही विवेक। प्राणायाम का जो है ये मंत्र प्रयोगों में भी प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व होता है। ध्यान में प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है। हम लोग आगे मनोमय कोश को जब पढ़ेंगे, मनोमय कोश में जाएंगे, तो सामान्य रूप से जिनका प्राणमय कोश कमजोर होता है वो मनोमय कोश को बहुत जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उनको बार बार जो है उनको दिक्कत आती, परेशानी आती, क्योंकि मनोमय कोश में बहुत अधिक प्राण की आवश्यकता पड़ती है और प्राणों पे नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राण से ही मन की चंचलता बढ़ती है घटती है। जैसा प्राण चंचल होगा, कहता है ना, इसमें कितनी बार इसमें जो हम लोगों ने कई श्लोक भी इसमें आए हैं हम लोगों ने, कि प्राणवायु चंचल होने से ही मन चंचल हो जाता है। प्राणवायु चंचल होगी तो चित्त की वृत्तियां चंचल हो जाएंगी, है ना। तो उसमें से जो है एक को रोक दिया जाए, या तो वायु की चंचलता को बंद कर दिया जाए, या फिर चित्त की चंचलता को बंद कर दिया जाए, चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाए। तो फिर जो है ये हमारी मन हमारा शांत होने लगता है। तो इसलिए जो है तो चित्त की वृत्तियों को तो समय लगता है, क्योंकि वो तो अभ्यास पड़े हुए हैं, उनको इतनी जल्दी नहीं रोका जा सकता। लेकिन वायु को तो हम नियंत्रण में कर सकते हैं। हर एक सांस में हम लोग जो ये ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस पर तो हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। और नियंत्रण करके हम लोग इसको ये कर सकते हैं, अपने मनोभावों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। बहुत ही सिंसियरली हम लोगों को जो है अभी कर भी रहे हैं हम लोग प्राणायाम। तो इतना अभ्यास तो 15-20 मिनट का अभ्यास तो हमें प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। और इससे हम शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और मनोमय को उसकी साधना के लिए भी हम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे इसमें। बढ़िया। और ऊर्जा तो इससे मिलती है, अधिक मिलती है ऊर्जा। इसमें कहीं कोई कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। जी। हेलो, हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, जी जी अच्छा जी। अच्छा, हाँ उसमें ये अभी बहन जी बोल रही थी ना, तो ये तो हमें विवेक से काम लेना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग पेड़ पौधों के संपर्क में हैं, कहीं पर पार्क में हैं, सवेरे शुद्ध हवा, तो उस समय डीप ब्रीदिंग वगैरह करें और उनकी सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी अनुभव करें। प्रकृति में वो प्राण है ना, वो सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान होता है सारा। तो और दूसरा क्या, भाव के संग अगर हम जोड़ेंगे ना इसको, सांस लेने को, तो वो और ज्यादा अच्छा होता है। कई लोग नाम जप के संग भी करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, तो उससे आपका मन भी सब कुछ अच्छा ही होते जाता है। दूसरा, अभी ये जो बात हो रही थी ना, झाड़ू लगाते समय, छोंकते समय, तो उस समय एक तो ये करा जा सकता है, एग्जॉस्ट चलाओ और वो करो, मास्क लगाओ, ये कोई कपड़े वगैरह का ऐसा है, थोड़ा गीली पट्टी, क्योंकि ये सब वायु जब अंदर जाती है तो वो तो फिर लंग्स को एक तरह से ना, जैसे कोई ग्रीस जमा हो जाती है, ऐसा हाल कर देती है। तो इस पर डॉक्टर ग्रेगर की एक पुस्तक है, जिन्होंने 20-30 शायद ज्यादा ही सालों से रिसर्च करी है, कि जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, दिन भर उसकी आती रहती है हवा, जो खाना वाना बनाने की, जो छोंकों की और इस सब की, वो लोग बहुत ज्यादा, उनको बहुत सारी ये वाली प्रॉब्लम थी, फेफड़ों की प्रॉब्लम और कैंसर, मतलब तमाम तरह की बीमारियां। या जो लोग बहुत ज्यादा तलबना, मतलब वो उसके उसकी हवा को सूंघते रहते हैं, छोंके वो, क्योंकि उसमें ऑयल तो भी तो हो जाता है ना, दूषित वायु होती है। तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, वो तो ये कहते हैं उस जगह से घर बदल लो। गुरुदेव ने भी कई एक आध जगह लिखा है जहां पर ऐसा दूषित वातावरण है, तो हमें ये इस चीज की सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। और अपने भी घर में हमें क्यों इतना सारा तेल वेल वो करना, एग्जॉस्ट चलाइए, खिड़कियां खुली करिए झाड़ू लगाते समय, या ऐसा तो मास्क लगाना भी ठीक है, कई चीजें हैं। तो इस पर भी बड़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं कि ये इसका धुआं जो है ना, बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। अब देखिए, कई कंट्रीज में सिर्फ बॉइल्ड खाना खाते हैं, जैसे जापान में, और उसमें उनके यहाँ पर उनकी जीवन प्रत्याशा देखिए आप। हमारे यहाँ क्या हाल हो गया है, जब देखो तली चीजें और ये सब। तो इस पर भी हम सबको विचार करना ही पड़ेगा कि हम मिनिमम धुआं कहाँ पर लें, और चाहिए अगरबत्ती का, धूप बत्ती का। अब लोग क्या करते हैं, वो आजकल धूप बत्ती अगरबत्ती क्या होती है, उसमें असली चीज तो होती कम है, वो सेंट डालते हैं। इवन कई जगह अपने यहाँ भी वो, कि सिर्फ खुशबू ज्यादा आए, तो वो बड़ी नुकसानदायक होती हैं। उनको पता तो होता नहीं वो खुशबू की बहुत बढ़िया आ रही है जी, वातावरण अच्छा है। तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान दें कि नेचुरल जो भी है वो फ्रेग्रेंस आएगी, जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इन चीजों को खरीदते समय भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि घर की वायु दूषित ना हो किसी भी तरह, और खिड़कियां खोल के वायु का आवागमन भी होता रहे, सूर्य का प्रकाश भी आए। ये सारी चीजें फिर मिलके काम करती हैं जी, शरीर पर और फेफड़ों पर और सारे मन पर भी। जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम लोग ये, हाँ, मास्क वगैरह का भी प्रयोग है आजकल जो है, ये है, तो इसमें प्रयोग करके हम लोग काफी हद तक जो है इसमें बच सकते हैं। और किन्हीं कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा वाली बात बनती है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर आ, अगर कोई आगे बात नहीं है, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। और हम लोग इसी तरीके से यात्रा में आगे बढ़ते रहें, अपनी भूलों को सुधारते रहें, परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और प्रैक्टिस जरूर करें, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस जरूर करें, इसे अभ्यास में लाया जाए तभी बात बन पाएगी। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस को अभ्यास में, आज का जैसे सबक है कि लंबी गहरी सांस हम लेने का प्रयास करें, लंबी गहरी सांस छोड़ने का प्रयास करें, और नाक से सांस लें। ये दो अभ्यास हमें जो है ये अपने परिपक्व बनाने होंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार सभी का, ये इसी का शांति पाठ करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ शांति, शांति, शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया। अमन भैया, आप अभी कहीं बाहर आए हुए हैं क्या?